तो मैं नीला बटन दबाऊंगी जिससे हमारे देश का फायदा हो। कोई भी आए, हम तो कह रहे कोई भी आए अच्छा ही है। से मतलब क्या है, कुछ नहीं है। कि जिस सरसों से भूत भगाना हो उस सरसों में ही भूत हो, तो क्या कीजिएगा, चिराग तले अंधेरे वाली बात। लेकिन दो चीज ये करा है तो दो चीज हमें फायदा है कि मतलब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वर्ल्डर और मैं हूं आपके साथ गुलशन सैफी। बात करेंगे राजधानी दिल्ली में चुनावी परिणाम की, जहां भाजपा को मिली संजीवनी और 3 बार से सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी हुई दिल्ली से बाहर। क्या कांग्रेस का रहा इम्पैक्ट या फिर मुस्लिम वोटरों ने दिया साथ? ये तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। कैसा रहा मोदी का स्ट्राइक रेट, अमित शाह का स्ट्राइक रेट, अरविंद केजरीवाल का स्ट्राइक रेट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जहां जहां उन्होंने रैली की, दिल्ली में कैसा रहा परिणाम, इन तमाम बातों को लेकर देखते रहिए हमारी खास पेशकश न्यूज फोल्डर का पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज है। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। मालिक होने का घमंड था उनका, सत्य से सामना हो भी गए। राजधानी दिल्ली में चुनावी परिणाम आम आदमी पार्टी को मूर्छित कर गए तो वहीं भाजपा को सत्ता में काबिज कर गए। आपको बता दें कि 3 बार कांग्रेस ने भाजपा को दिल्ली से बाहर रखा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी करीब 2013 से भाजपा को दिल्ली की सत्ता से बाहर रखा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में शानदार वापसी करी भाजपा ने आम आदमी पार्टी को हराते हुए। आपको बता दें कि अगर वोटों का प्रतिशत देखा जाए तो 43.5 आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं, तो वहीं भाजपा को 45.5, यानी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा। महज 2% के अंतर पर भाजपा ले गई 48 सीटें और बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसके लिए वह लगातार 1998 से प्रयासरत थी। आपको बता दें कि इस 2% वोट ने खेल बिगाड़ दिया, आम आदमी पार्टी की सीटें कम कर दी 40, तो यही सीटें जोड़ दी भाजपा के खाते में। आपको बता दें कि 2020 में जब भाजपा चुनाव लड़ने आई थी तब उसने महज 38% वोट पाया था और केवल 8 सीट निकालने में कामयाब हुई। आज 2% के अंतर पर वह 48 पर पहुंच गई। इन तमाम पहलुओं पर भी देखिएगा हमारी खास पेशकश पब्लिक प्लेटफॉर्म। आम आदमी पार्टी की हार के साथ ही सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मीम्स वायरल होने लगे, जिसमें लिखा बस फ्री, बिजली फ्री, यात्रा फ्री, इलाज फ्री। तो वहीं किसी ने लिख दिया कि अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली ने कर दिया फ्री। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में सजाया गया था दरबार, जहां केजरीवाल चुनाव परिणाम के बाद आकर दिल्ली वालों को संबोधन करने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव परिणाम सामने आने लगे वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के काफिले में मायूसी छा गई और ये तमाम जो स्टेज सजाए गए थे ये बंद कर दिए गए और सारा सामान पैक करके वापस भेज दिया गया। तो वहीं भाजपा के खेमे में जीत का जश्न, जोश, नाच, धूम धड़ाका देखने को मिलने लगा और कार्यकर्ता लगातार जोश में आ रहे थे। आए भी क्यों ना, आखिर जिस किसान की 27 साल बाद फसल हरी हुई हो, यानी जमीन बंजर थी, 27 साल से उस पर खेती हुई हो, तो किसान के लिए कितनी खुशी की बात होगी। ऐसा ही कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं का आलम था दिल्ली में। चुनावी परिणाम बता गए कि आम आदमी पार्टी महज 22 सीट पर और तो वहीं भाजपा प्रचंड परमत के साथ 48 सीटें और कांग्रेस वही इस बार भी शून्य पर रही। अब बात कर लेते हैं वोट प्रतिशत की। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस को मिला 6.3%, तो वहीं आम आदमी पार्टी को मिला 43.5%, बीजेपी को मिला 45.5%। यानी अंतर आप देखिएगा, साफ है कि जिस तरह कांग्रेस ने पिछली बार प्रदर्शन किया था लगभग वही प्रदर्शन कांग्रेस का है। और इस बार बात करें तो 38% से बढ़कर भाजपा 45.5% पर आई। आपको बता दें कि जब 38 पर थी तब 8 सीटें थी, आज 45.5 पर आने के बाद में 48 सीटें हो गई हैं।
ये अंतर बताता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी ज्यादा निराशा नहीं होगी, क्योंकि लगभग महज सिर्फ 2% ही कम वोट उनको भी मिला है। यानी कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल वापसी का मादा रखते हैं, दम रखते हैं, और इतने तूफान में भी उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बात करें टोटल ओवरऑल की, तो 52% से घटकर 43% पर अरविंद केजरीवाल आए, तो वही 38 से 45 पर पहुंची भाजपा ने इस बार बड़ा उलटफेर कर दिया है। 2020 में जहां कांग्रेस 0 पर थी, बीजेपी 8 पर, आम आदमी पार्टी 62 पर, तो वहीं ये नतीजे पलट चुके हैं। 2025 में आम आदमी पार्टी की 22 सीटें आई, जिसमें से 40 सीटें घट गई। यही 40 सीटें भाजपा के खाते में जुड़ गई और भाजपा की हो गई 48, कांग्रेस का वही पुराना प्रदर्शन 0। अब बात करते हैं हॉट सीट की। हॉट सीट नंबर 1 नई दिल्ली सीट, जहां 4089 वोट से अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ परवेज वर्मा को 30,088 वोट, तो कांग्रेस के संदीप दीक्षित, जिनकी मां दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और वो भी लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, संदीप दीक्षित भी सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनको मिले हैं 4,568 वोट। तो वहीं अरविंद केजरीवाल को 25,999, यानी 1 वोट और मिलता तो करीब 26,000 वोट हो जाते पूरे। लेकिन यही बहुत ज्यादा अंतर माना नहीं जाएगा। लगभग जितने संदीप दीक्षित वोट लेकर गए, उतने ही वोटों से अरविंद केजरीवाल हारे हैं। लेकिन इसमें संदीप दीक्षित का कोई भी फैक्टर नहीं कहा जाएगा। यहाँ कांग्रेस कोई प्रभावी नहीं रही, कांग्रेस का कोई जादू यहाँ देखने को नहीं मिला। परवेज वर्मा को भी कड़ी चुनौती मिली, तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी अच्छा खासा वोट यहाँ से लेके गए। लेकिन कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, तो सिकंदर कहलाएंगे परवेज वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर हराया। आपको बता दें कि ये वही सीट है कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को यहाँ से हराया था। आज परवेज वर्मा ने उसी तीर से केजरीवाल को घायल कर दिया है और केजरीवाल को उसी सीट से हरा दिया है। अब बात करेंगे मनीष सिसोदिया की, जो अरविंद केजरीवाल के लेफ्ट हैंड कहे जाते हैं और पार्टी में दूसरे नंबर का स्थान रखते हैं। उनको मिले हैं 38,184। तो तरविंदर मारवा जो भाजपा से थे, उन्हें मिले 38,859 वोट। तो वहीं कांग्रेस के फरहाद सूरी ले गए 7350, यानी 7,350। और जंग पूरा मुकाबला बहुत कड़ा रहा। 675, सुनिए, महज 675 वोट से हारे हैं मनीष सिसोदिया। इस नजदीकी हार से दुख तो हुआ होगा, लेकिन जीत और हार चाहे 1 वोट की हो, लेकिन जीत मानी जाती है। तरविंदर मारवा ने भी यहाँ कड़ी चुनौती पेश की और आखिरी राउंड तो दोनों के बीच जद्दोजहद रही और आखिर में मनीष सिसोदिया 675 वोट से हार गई। अब बात करते हैं आतिशी की। आतिशी दिल्ली की सीएम थी और वर्तमान में आम आदमी पार्टी की नेता भी थी। वह अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। 52,154 वोट उनको मिले। तो वहीं कांग्रेस की अलका लांबा महज 4,392 पर सिमटी। तो वहीं रमेश बिधूड़ी 48,633 वोट ले जाने में कामयाब रहे, जिन्हें 3521 वोट से आतिशी ने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी बड़े फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं भाजपा के, लेकिन 3521 वोट से उनको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ कांग्रेस की बात करें तो अलका लांबा कोई खास फैक्टर नहीं दिखा पाई। महज 4,392 वोट पर अलका लांबा जैसी शख्सियत का रुकना ये बताता है कि इस सीट पर कांग्रेस के लिए कोई वोट बैंक था ही नहीं। वहीं आतिशी महज 3521 वोट से जीत दर्ज करके अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। अब बात करते हैं IITN सौरभ भारद्वाज की, जिन्हें ग्रेटर कैलाश सीट से 46,406 वोट मिले। तो बदले में शिखा राय जो भाजपा से थी 49,594 वोट मिले। तो वहीं गर्वित सिंह भी जो कांग्रेस से थे, उन्हें 6,711 वोट मिले। इस तरह 3188 वोट से, यानी 3,188 वोट से IITN सौरभ भारद्वाज की हार हुई। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से लीड करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और अनेक मौकों पर आक्रामक रुख अपनाकर पार्टी को बचाने में कामयाब रहते थे। लेकिन इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए। 3,188 वोट से सौरभ भारद्वाज को भाजपा की शिखा राय से हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं मनोज खान की, जिनको मिले 88,943 वोट। तो उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी मनीष चौधरी को मिले 65,304। तो वहीं शिफाउर रहमान खान जो खड़े थे, वो ले गए 39,554। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है शिफाउर रहमान खान का, जो दंगों के आरोपी थे, MIM की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। पतंग जिनका चुनाव चिन्ह था,
उन्होंने खासा असर डाला, करीब 40,000 वोटें वो लेकर गए। तो वहीं 23,629 वोटों से अमानतुल्लाह जीत गए। ये यहाँ मैं एक तस्वीर साफ करना चाहूंगा कि मनीष चौधरी को मिलते हैं 65,304, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। शिफाउर रहमान को एक प्रकार से आप मान लीजिए कि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, और फिर भी 40,000 के करीब वोट ले जाना अपने आप में बताता है कि इस बार शिफाउर रहमान को दबा करके वोट दिया गया ओखला से। तो वहीं अमानतुल्लाह खान भी इस आंधी में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, और सीट के साथ साथ उन्होंने जादुई आंकड़ा 23,639 वोटों से ओखला की सीट जीत ली है। अब बात करते हैं बाबरपुर की, जहां गोपाल राय का गढ़ माना जाता है। वहां 76,192 वोट मिले। तो वहीं भाजपा के अनिल वशिष्ठ को मिले 57,198, और कांग्रेस के अशफाक खान कोई जादू दिखाने में कामयाब नहीं रहे, उन्हें मिले 8,797 वोट। इस तरह गोपाल राय ने 18,994 वोट से बाबरपुर सीट जीती। आपको बता दें कि गोपाल राय कद्दावर नेता हैं, उनके पास कई मंत्रालय रह चुके हैं, और उनकी छवि एक संघर्ष वाले नेता की है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर कि वो बाबरपुर सीट से अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। अवध ओझा जैसा नाम वैसी चर्चाएं। अवध ओझा सर का भी मुकाबला हुआ पड़पड़गंज में, जहां वह महज 45,988 वोट ले गए। तो वहीं उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र नेगी ले गए 74,060 वोट, और अनिल कुमार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अच्छा खासा असर डाला और 16,549 वोट वो हासिल करने में कामयाब रहे। यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा, क्योंकि 16,000 वोटों को नजरअंदाज करते हुए 28,072 वोट से भाजपा के रविंद्र नेगी ने जीत दर्ज कर ली, और अवध ओझा सर को हार का सामना करना पड़ा। पड़पड़गंज से पहले मनीष सिसोदिया लड़ते थे, इस बार पार्टी ने बदलाव करते हुए अवध ओझा को उतारा, और इस तरह पड़पड़गंज की सीट भी भाजपा के खाते में गई। अब बात करते हैं प्रदीप मित्तल की, जो रोहिणी सीट से खड़े थे, जहां विजेंद्र गुप्ता का दबदबा है। 70,365 वोट, 70,365 वोट। देखिए कितना कमाल का आंकड़ा है। तो वहीं कांग्रेस के सुमेश गुप्ता यहाँ कोई असर दिखाने में कामयाब नहीं रहे, 3765 वोट यानी 3,765 वोट। तो वहीं प्रदीप मित्तल ने टक्कर तो दी, लेकिन आधे के करीब वोट ले पाए, 32,549 वोट मिली। तो वहीं विजेंद्र गुप्ता को 70,365। इस तरह 37,816 वोट से जीत गए विजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने इस बार भी अपनी सीट कायम रखी। आपको बता दें कि आंधी हो तूफान हो, विजेंद्र गुप्ता की सीट कंफर्म मानी जाती है, ऐसा इस बार उन्होंने कर भी दिखाया। अब बात करते हैं सत्येंद्र जैन की, जिनको जेल भी जाना पड़ा, जेल में भी रहे, और इस बार चुनाव लड़ रहे थे शकूर बस्ती से, जहां से पहले भी वो लड़ चुके हैं और जीत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन इस बार उन्हें मिले 35,871 वोट। तो उनके सामने खड़े करनेल सिंह को मिले 56,869 वोट। तो वही कांग्रेस यहाँ फिर एक बार कहना पड़ेगा कि कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई, 5,784 वोट पर सिमट गए सतीश लूथरा। और इस तरह शकूर बस्ती की जो सीट थी वो 20,958 वोट से करनेल सिंह ने जीत ली, या यूं कहें कि 20,958 वोट से सत्येंद्र जैन हार गए। दोनों ही बातें ठीक हैं, और सत्येंद्र जैन को यहाँ सीट गंवानी पड़ी। शकूर बस्ती की सीट पर सबकी निगाहें थी कि आखिर क्या परिणाम रहेगा, मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या सतीश लूथरा को वो सपोर्ट मिल पाएगा जिसके लिए कांग्रेस ने उनको यहाँ भेजा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सतीश लूथरा जो है 5784 वोट पर ही सिमट गए, कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। लेकिन करनेल सिंह की जीत यहाँ निश्चित हुई। सतीश उपाध्याय, जी हाँ बड़ा नाम, जिनको मिले हैं 39,564 वोट, और सोमनाथ भारती को मिले 37,433। यहाँ कांग्रेस के जितेंद्र कोचर 6,770, और पूरे अगर मालवीय नगर सीट की बात करें तो 2131 वोट से हार गए सोमनाथ भारती, यानी 2,131 वोट। बहुत मामूली अंतर है हार जीत का, लेकिन फिर भी बात तो वही है कि जो जीता सिकंदर। सतीश उपाध्याय यहाँ 2131 वोट से जीत गए, और मालवीय नगर सीट इस बार सोमनाथ भारती के हाथ से खिसक गई। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कांग्रेस ने खेला कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली में कोई असर नहीं डाल पाई। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई शुगर कोट नहीं। कांग्रेस महज 6.3% वोट ले गई, जिसको बहुत बड़ा खेला नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं स्ट्राइक रेट की। स्ट्राइक रेट से मेरा तात्पर्य है कि जहां जहां जिसने रैली की और उस रैली के क्या परिणाम रहे वहां जीत के, उस पर चर्चा करते हैं। बात करेंगे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 3 रैलियां की दिल्ली में, और इन तीनों ही सीट पर भाजपा की जीत दर्ज हुई। यानी इस तरह 100% स्ट्राइक रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। तो वहीं अमित शाह ने 16 रैलियां की, जिनमें से 11 में जीत दर्ज हुई।
इस तरह इनका स्ट्राइक रेट रहा 69%। और 69% के इस आंकड़े के साथ अब बात करते हैं अगले स्टार कैंपेनिंग स्टार प्रचारक की, जिनकी बात करेंगे नड्डा जी, जिन्होंने 6 सीट पर प्रचार किया, 4 पर जीत दर्ज की। इस तरह इनका स्ट्राइक रेट रहा 67%। तो वहीं आदित्यनाथ योगी ने भी 6 जगह रैली की और जहां 4 सीटों पर भाजपा ने जीत की, उनका भी स्ट्राइक रेट 67% रहा। अरविंद केजरीवाल ने 70 की 70 विधानसभाओं में रैलियां की और 22 पर सीट दर्ज की। इस तरह उनका स्ट्राइक रेट रहा 31%। तो वहीं राहुल गांधी ने 7 रैलियां की और 1 भी जीत दर्ज नहीं की, उनका 0 स्ट्राइक रेट रहा। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी 4 जगह रैलियां की और 1 भी सीट नहीं आई, इस तरह उनका स्ट्राइक रेट रहा 0। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट 100% रहा कि 3 जगह रैली की और तीनों ही जगह भाजपा चुनाव जीत कर आई। इस बार चुनाव में बहुत बड़े मुद्दों का खेल नहीं देखा गया। देखिए, पोस्टर पर लिखते रहे बीजेपी का दूल्हा कौन, ये इस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते रहे कि पोस्टर पर लिख रहे हैं कि बीजेपी का दूल्हा कौन। ये कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसको खड़ा करके अरविंद केजरीवाल कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते थे, लेकिन ये एक दिखा रहा था कि वो शायद अपने इस तरह के अहंकार में है कि वो लिखते हैं कि बीजेपी का दूल्हा कौन। शायद एक ये वजह रही कि लोगों ने इस सवाल को इंतजार में ज्यादा जवाब भी नहीं दिया और ना ही इस पर प्रतिक्रिया दी। अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा को पता था कि इस बार भी उन्हें कुछ अरविंद केजरीवाल जैसा ही करना पड़ेगा। शायद यही वजह रही कि भाजपा ने भी लगातार दबादब ऐसी योजनाओं की घोषणा कर दी जो अरविंद केजरीवाल से एक कदम आगे थी। जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम 2100 देंगे, तो वहीं भाजपा कह रही थी कि हम 2500 देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम 200 यूनिट देंगे, तो उससे बढ़कर के भाजपा कह रही थी। तो तमाम ये वो दावे थे जिनको लगता था बीजेपी को कि इस बार अगर अरविंद केजरीवाल को टक्कर देनी है तो टक्कर देने से पहले वो महिलाओं को 2500 रुपए और युवाओं को मेट्रो कार्ड जैसी बात करते नजर आए। सारे चुनावी वादे किए गए, गरीबों के लिए, टैक्स मिडिल क्लास के लिए देता था, उस बात पर भी ध्यान करते हुए बजट में मिडिल क्लास को जो है राहत दी गई। ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट रहा कि मिडिल क्लास को खुश करने का मौका दिया बीजेपी ने। बजट में मोदी ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया। बीजेपी जानती थी कि दिल्ली में ध्रुवीकरण का कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस बार बड़ी सटीक और बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने प्रचार किया। और जो प्रचार किया जिसमें ध्रुवीकरण की कोई बात नहीं थी, सिर्फ योजनाओं को आगे रखा, आम आदमी पार्टी की नाकामियों को आगे रखा और अपनी बात रखी। इस तरह बीजेपी को मन माफिक मुराद मिल गई और घर वापसी हुई लगभग 27 साल बाद। अब बात करते हैं कि क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया या फिर बीजेपी बिना मुसलमानों के ही ये कारनामा करने में कामयाब रही। तो इसका जवाब होगा कि कुछ प्रतिशत मुसलमानों ने इस बार बीजेपी को अपना बढ़ाया है, जिसमें अगर हम बात करें कि 10 बहुल मुस्लिम इलाकों की जहां आम आदमी पार्टी पिछली बार 9 सीट पर जीती थी, इस बार बीजेपी उन 10 मुस्लिम बहुल सीटों में से 3 में सेंध लगाने में कामयाब रही है। पहली सीट है मुस्तफाबाद की, जहां मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को हरा दिया है। मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद सीट जीत ली। यहाँ MIM का भी बहुत बड़ा रोल प्ले रहा कि मुसलमानों ने MIM को भी अपना वोट डाइवर्ट किया और अंत में जो नतीजा निकला वो यही निकला कि मोहन सिंह बिष्ट ने यहाँ जीत दर्ज की, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, और आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान यहाँ जीत दर्ज करते करते रह गए। उसके बाद बात करें गांधी नगर विधानसभा सीट की, तो वहां आप उम्मीदवार नवीन चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ अरविंदर सिंह लवली ने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद की तरह ये गांधीनगर में भी मुस्लिम वोटों का जो है अच्छा खासा प्रभाव है। अब बात करते हैं करावल नगर की, जहां कपिल मिश्रा जैसे चर्चित नेता विधानसभा पहुंचे। करावल नगर सीट कपिल मिश्रा ने जीती, तो उनके सामने खड़े मनोज त्यागी को 23,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। गांधीनगर, करावल नगर, मुस्तफाबाद, ये 3 मुस्लिम बहुल प्रभावी इलाके थे जहां बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछली बार इन 10 सीटों में से 9 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। अब अरविंद केजरीवाल को लेकर एक और बड़ा बयान एलजी ने दे दिया है। उन्होंने अधिसूचना जारी करके एक आदेश पारित कर दिया है कि सचिवालय से कोई भी फाइल या कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। बिना अनुमति किसी भी दस्तावेज से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के हारते ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यह बड़ा आदेश पारित कर दिया। इसके साथ ही सचिवालय को सील कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर रहकर क्या करती है, क्या वह
संघर्ष की राह अपनाती है, धरने प्रदर्शन की राह अपनाती है, या फिर कुछ दिनों के लिए आम आदमी पार्टी एक मंथन के दौर में जाएगी। लेकिन आपको एक बयान सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो कट्टर कार्यकर्ता थे, आखिर वो 2 बार के चुनाव से उनसे क्यों नाराज थे। एक छोटा सा बयान सुनिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, ये लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई अपने हक की लड़ाई है। आज हमने केजरीवाल को बनाया था, वादा करती हूँ हर कार्यकर्ता की तरफ से मिट्टी में मिला देंगे उसको, घुसने नहीं देंगे। तो सुना आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी को मट्टी में मिला देंगे। खैर, हम ये बात नहीं कहेंगे कि मट्टी में मिल गए, 22 सीटें भी अपने आप में सम्मानजनक आंकड़ा होता है। हाँ, बीजेपी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी के साथ बीजेपी के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि किस तरह वो अपनी योजनाओं को लागू करेंगे, और जो दिल्ली में वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं उनमें क्या फेरबदल करके उसको कंटिन्यू करते हैं। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते आम आदमी पार्टी को एक नसीहत हमारी ओर से दी जानी चाहिए कि आप लगातार अपने संगठन को कमजोर करते रहे, कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते रहे, आपके विधायक केवल आपके नाम पर ही वोट मांगते रहे। किसी भी विधायक के पास 10 से 20 काम नहीं थे गिनाने के लिए कि वो गिना सके, उसने ये काम किए हैं। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल का पोस्टर हाथों में लिए किसी भी बल्लेबाज से छक्का मारने की उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही आपके विधायक भी कर रहे थे। तो वहीं भाजपा लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही थी और लगातार जो कार्यकर्ता उनसे जुड़ रही थी उनको भी जोड़ के रख रही थी। झुग्गी बस्ती में भी जाकर के लोगों से हालचाल पूछ रही थी। तो ये तमाम वो पहलू थे जिन्होंने कहीं ना कहीं ये जो 2% का वोटिंग फर्क है, इसके साथ 48 और 22 सीटों पर दोनों ही पार्टियों को रोक दिया है। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात किसी खास मुद्दे पर।